My dear student, lesson 4, law of motion, part 2, frame of reference, a system of coordinate used to identify a location or direction in a space. एक कोऑर्डिनेशन प्लेन में किसी पार्टिकल के जो उसका पार्टिकल है उसका रेफरेंस और फ्रेम क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पॉइंट. मान लो ये पार्टिकल है, इसका रेफरेंस पॉइंट एक्स वाई माइनस जेड होगा. ये पार्टिकल एक्स से कहाँ है और वाई से कहाँ है और जेड से कितनी ओरिजिन से कितना दूर है, ये आइडेंटिफाई है. इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. इम्पल्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ फोर्स. इम्पल्स होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल. ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड. डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 1. इम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन है. क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैक टूवर्ड वाइल द कैचिंग ए बॉल. जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ थोड़ा पीछे खींच लेता है, क्योंकि ड्यू टू द इम्पल्स फोर्सेस. व्हीकल्स लाइक द कार, बस और स्कूटर आर द प्रोवाइड द सॉकर्स. और इन सब में सॉकर्स का यूज़ करते हैं सिर्फ यही कि मेंटेन ऑफ द इम्पल्स. बॉगीज ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइड विद बफर. जब उनको बॉगी को जोड़ा जाता है तब भी वहाँ पे एक बफर्स होता है, बफर्स की वजह से जोड़ा जाता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, टू और मोर बॉडी, देन द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. जो मोमेंटम होता है वो पूरे में रिमेन कांस्टेंट होता है. एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम उन सिस्टम के ऊपर, इस कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. देखिए आप, जैसे मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. u1 ले लेंगे और इसका u2 ले लेंगे. अब इनका भी डायरेक्शन ऐसा है. अगर मान लो ये दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ समय के बाद इनमें आपस में कॉलिजन हो गया, तो ये कॉलिजन हो गया, इनका कॉलिजन हो गया, तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2. इनमें हो गया कॉलिजन. कॉलिजन के बाद क्या हुआ, इसने जो इस वाले का फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड में लगेगा F2, और इस वाले का m1 का फोर्स इस साइड में लगेगा F1, राइट. अब आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये आप फिर मूव करने लगेगी ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 होगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2. तो ये है बिफोर कॉलिजन, ये है बिफोर कॉलिजन टकराने से पहले, और ये है एट कॉलिजन. कॉलिजन समय ऐसे रहेंगे, जब ये टकराएंगे कॉलिजन समय ऐसे ही रहते हैं. फिर आफ्टर कॉलिजन, ये हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन. तो जब ये टकराते हैं तो टकराने के पहले उनका वेलोसिटी u1 u2 होता है, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो m1 का हो जाएगा v1 और m2 का हो जाएगा v2. ये वेलोसिटी हो गई. तो यहाँ पे कंजर्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट क्या है, मोमेंट होता है m1 u1. बिफोर कॉलिजन मोमेंटम दोनों का क्या होगा, m2 u2, और आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2. तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कुछ एग्जांपल है. रिकॉल द गन. आपने देखा होगा अगर हम बंदूक चलाते हैं तो वो पीछे रिकॉलिंग करती है, बैक साइड आती है, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. अर्थ एंड बॉल, जब हम अर्थ को बॉल पे मारते हैं तो जो है अर्थ वापस रिवर्स आती है, बॉल वापस आती है. जंपिंग फ्रॉम द बोट टू द शोर, जब भी किसी किनारे से हम नाव से उतरते हैं तो हम नाव को धक्का देते हैं, तो उल्टा नाव हमें रिवर्स धक्का देती है, जिससे हम जंप कर जाते हैं. कारण क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ. एक्सप्लोशन ऑफ बम, बम का फटना भी एक तरह सा मोमेंटम है. अब कॉनकरेंट फोर्स कौन होते हैं, कॉनकरेंट फोर्स, इफ द फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी आर सच दैट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन मीट एट ए सिंगल पॉइंट. अगर सारे फोर्स किसी एक ही पॉइंट से अटैच हों, एक ही पॉइंट से उनका सिंगल पॉइंट से जुड़े हों, देन फोर्स आर कॉल्ड द कॉनकरेंट फोर्स. एक फोर्स आपका ये गया हुआ है, एक फोर्स आपका ये गया हुआ है इधर को, और एक फोर्स मान लो आपका इधर गया हुआ है, ये फोर्स. अब ये सारे फोर्स की बिगनिंग कहाँ से हो रही, एक ही पॉइंट से हो रही, इसी जगह से. तो मान लेते हैं F फोर्स हो गया, ये फोर्स F2 हो गया,
और ये फोर्स आपका F3 हो गया। तो अगर ये फोर्स कॉन्करेंट है तो हमें कैसे एंगल क्या होगा, अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो अल्फ़ा होगा, और इसको भी अगर एक्स एक्सिस देखें दूसरी वाली फोर्स को तो ये अल्फ़ा 2 होगा, और इस फोर्स को भी अगर हम एक्स एक्सिस से ही देख रहे हैं तो ये फोर्स जो है अल्फ़ा 3 होगा। अब अगर हम सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो आर क्या होगा, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एक रिजल्टेंट हो गया, मान लेते हैं एक्स एंड वाई प्लेन पे। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स एंड वाई के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ एक्स और वाई। अगर मान लो हमें एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई निकालना, तो कैसे निकलेगा, देखो एक्स के कंपोनेंट आर क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा F1 कॉस अल्फ़ा 1, ये वाला, ये एक्स के कंपोनेंट क्या होगा कॉस अल्फ़ा 1, और प्लस क्या हो जाएगा F2 कॉस अल्फ़ा 2, और ये हो जाएगा F3 कॉस अल्फ़ा 3, ये बन जाएगा। और अगर हम वाई के कंपोनेंट निकालते हैं, अगर हम एक्स का रिजल्टेंट का कंपोनेंट निकालते तो ये होगा, और अगर हम वाई के कंपोनेंट निकालते हैं तो F1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा 2 प्लस F3 साइन अल्फ़ा 3, ये बन जाता है। अब अगर हम सबका रिजल्टेंट निकालते हैं एक्स और वाई का रिजल्टेंट, अगर मान लो एक्स एक्सिस कंपोनेंट वाई एक्सिस का, इसका रिजल्टेंट पता क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हम दोनों का कंपोनेंट से निकाल देते हैं कॉन्करेंट फोर्स का। देन अगर हम देखते हैं कि इसमें अल्फ़ा क्या होगा, अगर ये अल्फ़ा एंगल निकालना, ये सारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है, तो अल्फ़ा क्या होगा, तो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा जो होता है वो हम लोग tan अल्फ़ा, अगर tan अल्फ़ा निकालना तो ये हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स, ये हो जाएगा। करंट फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम कौन करंट फोर्स ये होते हैं, मान लेते हैं किसी पॉइंट O से एक फोर्स इधर को गया हुआ है, एक फोर्स आपका ऐसे लगा हुआ है, और एक फोर्स आपका ऐसे लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है। अब ये फोर्स जो है, अगर मान लो हमने ये फोर्स F1 ले लिया, F1, और ये फोर्स F2 ले लिया, ये दोनों फोर्स हैं, तो ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये फोर्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और एक फोर्स हमने इधर को लिया नीचे साइड में, जो है आपका F3 फोर्सेस, ये F3 फोर्सेस है। तो अगर इस O पॉइंट से इस पॉइंट से ये सारे फोर्सेस हैं, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो कैसे दिखाएंगे, तो हम करेंगे F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स इक्वल टू F3 फोर्स, ये हो जाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। ये हो गया टू बॉडीज हुज मास इज M1, दो बॉडी है जिसका मास M1 है 50 kg एंड M2 है 150 kg, आर टाइड बाई ए स्ट्रिंग, और वो एक स्ट्रिंग से बने हुए हैं, एंड आर प्लेस ऑन ए फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पुल बाई ए फोर्स F। अगर M1 एक फोर्स से इसको खींच रहा है, M1 पे ये फोर्स लग रहा, यहाँ पे मान लो ये फोर्स लग रहा है इस साइड में, और उसका एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रोवाइडेड बोथ बॉडीज कैलकुलेट द वैल्यू और F, इसकी वैल्यू निकालनी है F की, और यहाँ पे टेंशन जो लगेगा उसकी वैल्यू निकालनी। तो इस क्वेश्चन टेंशन लगेगा T और T, ये टेंशन दोनों बराबर होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना, मान लेते हैं ये एक्सलेट हो रहा है A से, और ये भी एक्सलेट होगा इसी डायरेक्शन में जो दिया है 5 मीटर, इसको पुल कर रहे हैं, आगे खींच रहे हैं। तो M1 M2 कितना दिया है, वो देखिए M1 दिया है 50 ग्राम और M2 दिया है 150 ग्राम, और एक्सलेट 5 दिया है एक्सलेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं M1 कितना दिया है 50 kg, और M2 दे रखा है 150 kg, और जो एक्सलेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मान लो आप इसके कंपोनेंट बनाते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, नेट फोर्स जो ये होगा वो M इंटू ए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मास, दोनों का मास का प्लस इंटू ए, ये हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास है 50
प्लस 150 और इंटू 5, तो ये हो गया 1000 न्यूटन। ये हो गया फोर्स, नेट फोर्स निकल गया। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे m1 के लिए सॉल्व करते हैं, m मास के लिए, अगर मान लो एट मास m के लिए क्या होगा रिलेशन, देखो F इधर है, T अपोजिट डायरेक्शन में इसका टेंशन, तो F माइनस टी इक्वल टू ma, जो इसमें मास के साथ एक्सेलेरेशन लगेगा तो ये हो जाएगा ऐसा। अब इससे मान लो टेंशन निकालना है, तो इसको इधर लाओ और T को इधर लाओ, तो T क्या बन जाएगा, F माइनस m इंटू ए, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, फोर्स कितना निकला अपना 1000, मास कितना है m1 50 और ये दिया है 5, तो ऐसे इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 250 और ये हो गया 750 न्यूटन। तो टी निकल गया, इतना यही है। और दोनों टेंशन यहाँ पे इक्वल होंगे तो दूसरा टी भी वही होगा, बट अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं m2 के लिए। m2 के लिए क्या होगा, जो फोर्स होगा, जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, m टेंशन जो होगा वो m2 और a के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा। तो ये कितना निकलेगा, T इक्वल टू मास कितना है 150 और ये कितना है 5 एक्सेलेरेशन हो गया, तो ये भी 750 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों का टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये है नोवेरकर के इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन पुल द टू मासेस m1 10 kg m2 20 kg lie on a fractionless tube and connected by a light string. What is the tension in the string? Does the answer depend which are mass end of the pole in the applied? यहाँ पे जो ये फोर्स है वो दे रखा है 600 न्यूटन और m1 मास दे रखा है 10 kg और m2 मास दे रखा है 20 kg। ये गिवन है आपका, राइट। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या बनेगा, अगर हम m1 मास के लिए लगाएं, और m1 मास के लिए तो ये जो है यहाँ पे टेंशन होगा इसका, तो फिर वही बनेगा F माइनस टी इक्वल टू m1a, जिस और ये पहली क्वेश्चन हो गई। और सेकंड क्या बनेगी, T इक्वल टू m2 और a, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये हो गया m मास 1 के लिए और ये हो गया और मास 2 के लिए। तो 2 का टेंशन ये होगा और फर्स्ट का रिलेशन इसके साथ, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे। अब अगर यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं, a का, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, इससे a इक्वल टू क्या हो जाएगा T अपॉन m2, ये बन जाएगा। अब T अपॉन m2 को हम लोग इसमें पुट रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा F माइनस टी इक्वल टू ma और a की जगह T बाई m2, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ये जो m है इन दोनों मल्टीप्लाई, ये इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा F2m2 माई m2f माइनस Tm2 इक्वल टू m1t, ये हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंशन का फॉर्मूला, तो हमें T निकालना, तो क्या करेंगे इसको उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा m2f इक्वल टू m1t प्लस Tm2। इसमें से T कॉमन ले लें हम लोग, तो T कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ क्या है m2f है। अगर इस रिलेशन को आप इधर दिखाते हैं तो T क्या आ जाएगा, T आ जाएगा m2f अपॉन m1 प्लस m2, ये बन जाएगा। और इसी रिलेशन में हम लोग अब वैल्यू रख देते हैं जो गिवन है। अगर हम गिवन वैल्यू रखते हैं, देखो ये टेंशन दोनों का ही होगा। इसका गिवन वैल्यू क्या है, ये फोर्स दे रखा है, ये m1 m2 दे रखा है, तो निकल जाएगा। देखो तो टेंशन कितना होगा, मास कितना देख रहा है, m2 कितना है 20 है और फोर्स है 6000, ये रखा, और 600 फोर्स है 600 न्यूटन है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 20, तो ये कितना हो गया 20 × 600 और ये हो गया 30, ये कट गया, ये 20 आ गया, तो टेंशन कितना आएगा 400 न्यूटन। तो ऐसे तो आपने टेंशन निकाल दिया। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो दोनों बराबर होगा, खींचेंगे तो रिलेशन क्या होगा, तो हो गया F - T = m2a, क्योंकि एक्सीलरेशन तो ये हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो हमें कैलकुलेट करना था वो सिर्फ टेंशन करना था, टेंशन तो निकल गया। भाई इस साइड में देखते क्या टेंशन होगा इसको पुश करने के बाद, तो एक इक्वेशन ये बन गया और सेकंड क्या बनेगी इसके लिए बनेगी, तो T = क्या हो जाएगा m2a हो जाएगा। यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल दीजिए, इस वाले से a निकालिए, a = हो जाएगा Tm1, a = हो जाएगा T/m1 और इसको आप इसमें रख दीजिए इसमें, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा F - T = m2 T/m1, ये आ जाएगा। m को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा m1F - m2T = m2 और T, ये बन जाएगा। अब निकालना क्या है, T को उधर ले जाओ, m1 है ये भी m1 रहेगा, ये T को उधर ले जाओ, तो हो गया m1F, ये बन जाएगा m2T + m1T, T कॉमन ले लो तो बनेगा m2 m1 m2 + m1 और यहाँ पे T आ जाएगा और यह m1F, तो इसका मतलब T का क्या निकलेगा फॉर्मूला, देखो T आ जाएगा आपका इस तरह का। T क्या बन जाएगा, T = हो जाएगा ये, T हो जाएगा आपका m1F/m1 + m2, तो यहाँ भी टेंशन निकल सकता है। इसके लिए टेंशन क्या होगा, मास कितना है 10 है, फोर्स कितना है 600 है और ये कितना है 10 + 20, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 10 × 100/30, तो ये जो टोटल हो गया 20, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 30 न्यूटन होगा। तो देखिए डायरेक्शन बदलने से टेंशन जो है अलग अलग तरीके से लगेंगे। ये इस डायरेक्शन में टेंशन होगा जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, और ये इस डायरेक्शन में टेंशन होगा जब आप यहाँ फोर्स लगाएंगे। मासेस m1 12 kg, m2 8 kg are connected at the two ends of a light in extensible string over a light frictionless pulleys. Find the acceleration of masses and the tension। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, एक तो एक्सीलरेशन करना है, मासिस में क्या होगा, और टेंशन करना है। व्हेन इज मासिस आर रिलीज, अगर हम दोनों को छोड़ देते हैं, थ्रो आउट द डिस्टेंस ऑफ द 12 kg वुड बी लाइक फॉल, इतने सेकंड नीचे आता है। जो 12 kg का जो मास m1 है, m2 देखो यहाँ पे ये m1 मास है, यहाँ पे अगर हम m1 लिखते हैं, m1 है आपका 12 kg और m2 मास है आपका 8 kg। तो जब हम इस पुली को रिलीज़ करते हैं, फ्री छोड़ते हैं, तो क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, m1 12 kg है, m2 8 kg है, तो ये नीचे आएगा। तो ये इसका डायरेक्शन नीचे होगा और इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है। तो ये 3 सेकंड में 3 सेकंड तक नीचे आता है। आफ्टर द मास इज रिलीज द, अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये 3 सेकंड तक नीचे आता है, बनेगा m1g क्योंकि ये नीचे आ रहा, -T = m1a, एक रिलेशन आपका ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा। और अगर इसके लिए रिलेशन बनाया तो क्या बनेगा, अब ये ऊपर जा रहा तो T पहले ले लेंगे, T m2g = यहाँ पे ऊपर जा रहा तो ये हो जाएगा m2a। ये हो गए दोनों इक्वेशन। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और ये निकालते हैं तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखिए आप, इसकी इक्वेशन बनेगा, इसको आप उधर ले जाइए और T की वैल्यू में रख दीजिए इधर, तो T की जगह इसको हम इधर लेके, इस वाले से T को हम इधर लेके, ये हो गया m2a + m2g, ये बन गया। और इस T की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो इस T की वैल्यू हमने ले जाके यहाँ रख दी। तो जैसे आप T की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा m1g - m2a +
m2g और इक्वल टू m1a। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा m1g माइनस m2a माइनस m2g इक्वल टू m1a। अगर अब कैलकुलेट कराना है तो क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज कैसे करेंगे वो आपका क्या होगा, g को इधर लाएंगे और a को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1g माइनस m2g और इधर आ जाएगा m1a प्लस m2a। अगर मान लो यहाँ से a कॉमन ले लें, यहाँ से g कॉमन ले लें तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ से g कॉमन ले लें तो m1 माइनस m2 बन जाएगा, और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस m2 बन जाएगा, और a का रिलेशन बन जाएगा, a क्या निकलेगा, ये हो जाएगा g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम लोग एक्सलेशन कैलकुलेट कराते हैं, ये हो जाएगा एक्सलेशन। कैसे कराते हैं कैलकुलेट, वैल्यू सारा दे रखा है। एक्सलेशन हो जाएगा 9.8 और यहाँ पे m1 कितना दिया है, m1 दिया 12 और m2 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, 9.8 इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा 1.98 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सलेशन हो गया। अब मान लो हमें टेंशन निकालना, तो टेंशन कैसे निकालोगे, हर इक्वेशन में जो आपका गिवन है उसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे मान लो आपको ये टी कैलकुलेट करना, इसके लिए टी पता करना और इसके लिए टी पता करना। तो अगर हम पहले के लिए टी पता करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट वाला था m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। तो इसको आप उधर ले जाइए, इसको उधर लाइए, तो m1g माइनस m2a इक्वल टू टी बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा g माइनस a इक्वल टू m1 इक्वल टू टी। तो टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको पता है m का मास कितना दिया, m1 दिया 12 और g का वैल्यू कितना निकला 9.8 और माइनस 1.98। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा। तो ये टेंशन कितना आएगा, ये आ जाएगा कैलकुलेट होने के बाद 94, ये आ जाएगा 94 न्यूटन। तो ये हो गया इस वाले का टेंशन, आ गया 94 न्यूटन। अगर टेंशन 94 न्यूटन आ गया तो आपको पता करना है द डिस्टेंस मूव बाय द 12 kg मास। जो ये 12 kg मास है, ये वाला मास कितना नीचे आ रहा, कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा 0.3 सेकेंड में। तो इतने टाइम में ये मास कितना आ जाएगा। तो एस इक्वल टू यू कितना है, यू होगा आपका 0 और टाइम कितना है 0.3 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सलेशन निकला 1.98 और टाइम कितना है 0.3 सेकेंड, ये हो गया। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू जो कैलकुलेशन होगा ये हो जाएगा आपका 0.088 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 8.8 सेंटीमीटर। ये आपका मूव कर जाएगा नीचे, यानी कि जो ये वाला मास है वो 8.8 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हो जाएगा। थैंक यू।